साथियों नमस्कार। चुनाव नतीजे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है चौथी बार। चुनाव परिणामों के बाद हमारे तमाम सारे आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी एवं अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के फोन आ रहे हैं और वो सबकी एक ही चिंता है कि साहब ये क्या हो गया। ऐसी उम्मीद नहीं थी। चुनाव परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, इसलिए आपके का चुनाव नतीजों पर सवाल उठाना जायज है। क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर काम करते हैं, इसलिए जनता के इस जनादेश को स्वीकार करते हुए हम इसका स्वागत करते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि कामगार कर्मचारी वर्ग की एकता बनाने का जो हम लोगों ने अभियान शुरू किया था, उस अभियान को जारी रखेंगे और अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। क्योंकि सरकारों की चेतना से कामगार कर्मचारी वर्ग गायब हो चुका है, हम लोगों के संघर्ष की प्राथमिकता भी यही थी कि हम किसी न किसी तरीके से अपने संख्या बल के आधार पर सरकारों की चेतना में, राजनीतिक दलों के भाषणों में हम इस आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, अंशकालीन कर्मचारियों की पीड़ा को शामिल करा सकें और इसी के लिए हम लोगों ने समय समय पर जो लोकतांत्रिक तरीके से जो भी कर सकते थे वो करने का प्रयास किया और कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हम अपने कामगार कर्मचारी वर्ग के सवालों को राजनीतिक चर्चा में शामिल कराने में सफल भी हुए हैं। जिस राजनीति में मेहनत करने वाले, काम करने वाले लोगों को हाशिए पर पहुंचा दिया गया हो, उनके सवालों को सुना न जाता हो, उनके लोकतांत्रिक आंदोलनों को गंभीरता से नहीं लिया जाता हो, उस समय यदि हम लोगों ने अपने सवालों को राजनीतिक डिस्कशन में लेकर आए हैं तो निश्चित रूप से ये हम लोगों की एक छोटी सी बनी हुई एकता का ही नतीजा है। इसलिए साथियों, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम अपने संगठन की तरफ से मध्य प्रदेश के इन लाखों पीड़ित प्रचारित कर्मचारियों की ओर से नवगठित सरकार का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं और उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बनने वाली सरकार और उसके मुख्यमंत्री हमारे सरकारी विभागों में काम करने वाले तमाम सारे जो पीड़ित प्रचारित कर्मचारी हैं या दूसरे क्षेत्रों में भी, निजी क्षेत्र में भी काम करने वाला जो कामगार वर्ग है, उसके सवालों का समाधान करेंगे, उनको सुनेंगे और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में काम करेंगे और इसके लिए हमारा संगठन अपने स्तर पर लगातार प्रयास करता रहेगा। तो साथियों, आप लोग जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, जिस तरीके से आप चुनाव नतीजों के बाद निराशा में या यूं कहें कि आप जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ है, इसलिए आप थोड़ा निराश भी हुए हैं और आपको ये लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। हम और के लिए कि जो कामगारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को समाप्त होना चाहिए, उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। हम लोग अपने संगठन की तरफ से ये तय कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में यदि माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनती तब भी, बीजेपी की सरकार बन रही है तब भी, हम इन 3-4 मुद्दों को लेकर कामगार कर्मचारी वर्ग की व्यापक एकता को बनाने और
कामगार कर्मचारी वर्ग के एक निर्णायक संघर्ष के लिए काम करेंगे। वो 3-4 मुद्दे हमारे स्पष्ट हैं कि जितने भी लोग जहां भी काम करते हैं उनके काम में सुरक्षा होना चाहिए, नौकरी में सुरक्षा की गारंटी मिलना चाहिए। नंबर 2, हर काम करने वाले व्यक्ति को एक सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। नंबर 3, कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति है जहां काम करता है उसको की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार को देनी चाहिए और रिटायरमेंट के बाद उसे एक निश्चित पेंशन का प्रावधान करना चाहिए। चौथा, जब किसानों को सम्मान निधि मिल सकती है, व्यापारियों को अलग अलग तरीके की सब्सिडियां मिल सकती हैं, तो हमारा मानना है कि जो कामगार वर्ग है उसको भी एक कामगार सम्मान निधि के रूप में सरकार की तरफ से कोई राशि दी जानी चाहिए हर महीने। वो 2,000-3,000 रुपये महीना कुछ भी हो सकती है। जब सरकारें लाडली बहना योजना शुरू करके एक 3,000 तक देने की बात कर सकती हैं, तो कामगार वर्ग जो सब कुछ बनाता है उसके बगैर कुछ नहीं चल सकता, तो उसको भी एक सम्मान निधि का हकदार वो बनता है, इसलिए उसको भी एक सम्मान निधि मिलना चाहिए। इसलिए हम इन 3-4 मुद्दों पर आने वाले दिनों में एक कामगार कर्मचारी वर्ग के व्यापक आंदोलन का रास्ता तैयार करेंगे और सरकार से बातचीत करेंगे कि 20 साल के अंदर इस वर्ग के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, इस नाइंसाफी को खत्म किया जाए। क्योंकि आउटसोर्स कल्चर हो या अतिथि कल्चर हो या नौकरियों में अस्थायित्व वाला जो कल्चर हो, ठेका कल्चर हो, ये सारे कल्चरों को पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो इस कल्चर को खुद खत्म करें और हम इन पर दबाव डालेंगे, इनके मंत्रियों से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि ये जो आपने कल्चर पैदा किया है सब जगह, इसे आप खत्म कीजिए और जो इसमें लाखों युवा जो काम कर रहे हैं उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। यह बेहद शर्मनाक बात है कि आप स्कूलों में पढ़ाने के लिए मास्टर रखते हैं जिन्हें अतिथि शिक्षक का नाम देते हैं, 10 महीने काम कराते हैं, कोई मामूली सा पैसा देते हैं। ये कौन सा व्यवस्था है जो सरकार ने खुद तय की है? आप सारा काम आउटसोर्स कर्मचारियों से कराते हैं, चाहे वो कंप्यूटर चलाने का काम हो, चाहे अस्पतालों में साफ सफाई का काम हो, चाहे एम्बुलेंस चलाने का काम हो, चाहे डायल 100 चलाने का काम हो, चाहे स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने का काम हो, चाहे जल जीवन मिशन का काम हो, चाहे अन्य दूसरे काम हो। आपने ये जो काम जब आप करा ही रहे हैं तो इनके कम से कम नौकरी में सुरक्षा तो देना सरकार की जिम्मेदारी है। हम इसके लिए आने वाले दिनों में लगातार अपने प्रयासों को तेज करेंगे और इनके साथ न्याय हो। जो संगठन बनाने का, आप सब लोगों को संगठित करने का जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर हम आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ जी से हमको ये उम्मीद थी कि वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम उनके जरिए इस वर्ग के साथ न्याय कर सकते हैं, जैसा उन्होंने हमको भरोसा दिया था। अब चूंकि उनकी सरकार नहीं बनी, वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, तो हमें ये जो भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार है उससे लोकतांत्रिक तरीके से अपने बातचीत के जरिए, आंदोलन के जरिए अपने सवालों को पहुंचाना होगा। इसलिए साथियों, आप संघर्ष के लिए अपनी मानसिकता बना के रखें और इस बात को आप समझें कि दुनिया के अंदर किसी भी देश में मेहनत कश को अगर कुछ मिला है तो उसे उसके संघर्ष के जरिए ही मिला है। किसी भी सरकार ने मेहरबानियां करके उसे कुछ नहीं दिया है। मध्य प्रदेश इसका ताजा उदाहरण है कि आप समझ सकते हैं कि एक सरकार जिसको पता है कि आउटसोर्स, अतिथि, अंशकालीन ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है नौकरियों में, फिर भी उसने लागू किए और उसमें कोई सुधार नहीं किया। 20 साल का बड़ा समय होता है। अब 5 साल के लिए सरकार बनी है बीजेपी की, इसमें कितनी सुधार करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा और इसमें कितना सुधार होगा ये हमारे और आपकी कामगार कर्मचारियों की एकता ही तय कराएगी। इसलिए साथियों, संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। हमें संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करना होगा।
क्योंकि आपकी लड़ाई कंपनियों के से है और कंपनियां अपना मुनाफा में से आपको कैसे देंगी, यह आपके दबाव के कारण ही संभव हो सकता है, वरना वो तो आपका पीएफ भी खा रही हैं, आपकी ईएसआई भी खा रही हैं, आपका वेतन में से भी पैसा खा रही हैं और सरकार से भी वो ले रही हैं। तो उनके अनाप शनाप मुनाफे हैं कंपनियों के आउटसोर्सिंग में, वो बहुत आसानी से अपने मुनाफे को छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए हम पहले भी ये विश्वास था, आज भी यही कहना है कि हमारी और हमारी एकता ही हमारे साथ न्याय करा सकती है। हमें उस एकता को बनाने के लिए काम करना होगा। साथियों, ये सारी स्थिति कामगार वर्ग के साथ क्यों है? ये सबसे ज्यादा है संख्या में, आबादी का 70% है कामगार वर्ग जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है और उसी के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। सरकारी दफ्तर में बैठे हुए कर्मचारी के साथ भी अन्याय हो रहा है, कारखाने में काम करने वाले श्रमिक के साथ भी अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उन 70% कामगारों की कोई एकता नहीं है। उसकी एकता को इस कदर छिन्न भिन्न कर दिया गया है, इस कदर टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया गया है कि वह इकट्ठा हो नहीं पाएगा और इसलिए उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। आप इस बात से समझिए कि मध्य प्रदेश में दो ही निर्णायक पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जो चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाने के लिए राजनीति करती हैं। लेकिन इस कामगार वर्ग के बीच में मैंने पिछले दिनों सालों के दौरान जो अनुभव किया, जो महसूस किया, वो क्या है? 70% है आबादी का कामगार वर्ग और उसके बीच में काम करने वाले संगठन मालूम है कितने हैं? परमानेंट सोसाइटी से रजिस्टर्ड करा लिए गए संगठनों की संख्या 1500 से ज्यादा है। जहां 200 लोग काम कर रहे हैं उनका भी अपना एक संगठन है, जहां 1000 लोग काम कर रहे हैं उनका भी संगठन है। इस तरीके से काम करने वाले कामगारों की, कामगार कर्मचारी वर्ग की एकता को इस कदर टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है कि वो एक जगह आकर एक मुद्दे पर कभी इकट्ठा नहीं हो सकता और जब वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा तो उसके साथ न्याय भी नहीं होगा। और सबकी समस्या क्या है? सबकी एक ही समस्या है कि उसे रोजगार में सुरक्षा मिलनी चाहिए, सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए और उसे रिटायरमेंट के बाद काम करने की लायक नहीं जब नहीं रहता तो उसे कुछ बुढ़ापे के लिए सरकार पेंशन भी दे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारें अपने आप को वेलफेयर स्टेट कहती हैं। वो कहती है कि हम कल्याणकारी राज्य की निर्माण कर रहे हैं। कैसा कल्याणकारी राज्य? क्या शौचालय से कल्याणकारी राज्य बनता है? क्या 5 किलो गेहूं दे देने से कल्याणकारी राज्य बन जाएगा? नहीं। कल्याणकारी राज्य तभी बनेगा जब हर काम करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा मिले, उसके काम में सुरक्षा मिले, उसे सम्मानजनक वेतन मिले और जब वो बुढ़ापे में पहुंचे तो उसे एक पेंशन का प्रावधान हो। तो साथियों, ये एक बड़ा सवाल है और जिस दिन इस कामगार कर्मचारी वर्ग की एकता बन गई उस दिन मैं बता रहा हूं कि आपके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और मैं खुद इसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं, मेरे आगे भी इसके लिए प्रयास करता रहूंगा। आज हमें इस बात की खुशी है कि इस मध्य प्रदेश में दर्जनों लोग, युवा ऐसे हैं जो इस अन्याय को खत्म कराने के लिए किसी भी सीमा तक संघर्ष के लिए तैयार है। मैं आपसे भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए आह्वान करूंगा कि ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है और यह संघर्ष ही आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है और आपके ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी बेहतर बनाने के लिए रास्ता बना सकता है। इस सरकार ने मध्य प्रदेश में 80% तक सरकारी सेक्टर का निजीकरण कर दिया। 80%। आप बताइए कितनी भयानक तस्वीर है कि जिसकी चर्चा कोई नहीं करता।
कोई बोलने को तैयार नहीं है। और हर कोई चाहता है, हर किसी का माँ बाप चाहता है कि उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिले, उसका लड़का, उसका बच्चा चाहे लड़का है लड़की है, सरकारी स्कूल में मास्टर बने, सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर ऑपरेटर बने, क्लर्क बने। ये हर माँ बाप का सपना है। लेकिन उसी सरकारी दफ्तर का 80% तक निजीकरण हो गया है, कर दिया गया है। आप सोचिए कि इन जो माँ बाप सरकारी नौकरी का सपना देखा अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं, क्या वो सपना कभी पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई, जो हम पहले भी कहते रहे आज भी कह रहे हैं, जो सरकारी सेक्टर को बचाने की लड़ाई है, जो समाज के बहुमत तबके को के लिए काम करता है और समाज को भी सबसे ज्यादा भरोसा सरकारी सेक्टर पर है। अब क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अब ये लड़ाई कितनी बड़ी है और इसे किस हद तक लड़ा जाना है। हम इस लड़ाई को अलग अलग क्षेत्रों के जो कामगार वर्ग है उसकी व्यापक एकता बनाकर लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। इस लड़ाई में जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो साथ देना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और हमारा उन लोगों से ये आग्रह और अनुरोध है कि आपके जैसा चाहते थे वैसा चुनाव नतीजे नहीं आए, लेकिन इसके बाद भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई नकारात्मक माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारा पहले भी हम लोगों का संकल्प था, आज भी हमारा ये संकल्प है। हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि आपके साथ इतने लंबे समय से यह अन्याय क्यों होता चला जा रहा है? कभी आपने इस विषय पर सोचा? कामगार वर्ग के बीच में भी काम करने वाले संगठन हैं, आपने देखा होगा। भगवा झंडे की भी संगठन है जिसको अपन बीएमएस कहते हैं। लाल झंडे की भी यूनियन है, जो कम्युनिस्ट पार्टियों की यूनियन है। इंटक भी है। ऐसे तमाम 3-4-5 कामगार कर्मचारी संगठन है, कामगार संगठन है। इनकी तरफ से भी समय समय पर कामगार वर्ग के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ जो भी आंदोलनात्मक रास्ते होते हैं उस पर वो चले हैं। उन्होंने कामगार वर्ग के मुद्दे उठाए हैं, लेकिन उनको इतनी व्यापक स्वीकार्यता सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि सरकारें कामगार वर्ग की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बीएमएस, जिसकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो पिछले 20 साल से सत्ता में है। बीएमएस ने कभी भी कामगार वर्ग की एकता बनाने का कोई काम नहीं किया। उसने कामगार वर्ग को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की ही सलाहें दी हैं और जिसके कारण ही हमारे साथ अन्याय होता रहा। हमने इस कामगार कर्मचारी आंदोलन में सक्रिय रहने के बाद हमने ये देखा, और हम पहले के भी अनुभव हमारे पास में है, कि इस कामगार कर्मचारी वर्ग के बीच से तिरंगे की यूनियनों की नहीं बची हैं। जब तिरंगे की यूनियनें नहीं है, वह तिरंगा जिसने देश आजाद कराया था, जब तिरंगे की यूनियनें नहीं है तो निश्चित रूप से कामगार कर्मचारी वर्ग के साथ अन्याय होना स्वाभाविक है, सो होता रहा। हम अपने संगठन की तरफ से आने वाले दिनों में एक बैठक भी करेंगे भोपाल में। हम अपना एक झंडा भी तैयार करेंगे और हम तिरंगे की यूनियन इस मध्य प्रदेश के कामगार वर्ग के बीच में ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये तिरंगा झंडा है जो कामगार कर्मचारी वर्ग के साथ न्याय करा सकता है, उनके हक और अधिकार के लिए किसी भी सीमा तक लड़ सकता है। मध्य प्रदेश के कामगार कर्मचारी वर्ग के अंदर तिरंगे की यूनियनें नहीं थी, इसलिए यह अन्याय 20 साल तक होता रहा। अगर तिरंगे की यूनियनें होती तो निश्चित रूप से ये अन्याय नहीं होता। जो लोग इस अभियान में, इस संघर्ष में हमारा साथ देंगे, हमारे साथ आने के लिए तैयार हुए हैं, उनको मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे उम्मीद करते हैं कि आप उस
लड़ाई को, जिसको में आप स्वतः जुड़े हैं, इसे जीतने की लिए लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक इन लाखों लाख युवाओं के भविष्य को सुरक्षित नहीं करा दिया जाता। इसी के साथ मैं चुनाव परिणामों के बाद की इस पहली चर्चा में शामिल हुए अपने लोगों का धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उनको मैं अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के अंदर जो निराशा आई है उसका एक कारण और है कि पहली बार आपने अपने खुद के लिए राजनीति में सक्रिय हुए, उसको बहुत करीब से देखने की कोशिश की और आपने उसमें एक राजनीतिक चेतना के साथ हिस्सेदारी की है और इसलिए जब नतीजे आपके अनुकूल नहीं आए तब आपको थोड़ी सी निराशा हुई। तो साथियों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष की दम पर इस पूरी तस्वीर को बदल देंगे। भोपाल हमारा है, मध्य प्रदेश हमारा है, कारखाने हमारे हैं, सरकारी दफ्तर हमारे हैं। ये न हमारे बगैर चल सकते हैं, हमारे बगैर हिल भी नहीं सकते। इसलिए इन पर अधिकार हमारा है, वह हमको लेना है। अपनी लड़ाई के लिए तैयार रहिए। आने वाले दिनों में आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट होगी। हम बहुत जल्दी ही भोपाल में एक अपने संगठन की और ऐसे लोगों की जो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं उनकी एक बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में पूरी कार्य योजना तैयार की जाएगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।